किसी ने अर्ज किया है, सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। नदियों की तरह अगर सम्मान पाना है तो नदियों की तरह पहाड़ से निकलना सीखो। अरे हम मानव के बच्चे हैं, फिर क्यों डरे हम कि राह सरल होगी। चाहे समय जितना लगेगा, मंजिल मुझे जरूर मिलेगी। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी काम में अगर चले हैं, आपने सोचा है कि हमें पढ़ना है, देर सवेर सफलता जरूर मिलेगी। बस सूरज की तरह जलना सीखिए, नदियों की तरह पहाड़ से निकलना सीखिए, सफलता तो जरूर मिलती है। चलिए, किसी ने क्या कहा, अरे जमाना उड़ान देखना चाहता है, तू परों को खोल। तुम परों को खोल, जमाना उड़ान देखना चाहता है, धरती पर बैठकर क्या आसमान देखता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमेशा ना ये देखना चाहता है कि आपने क्या किया, आपने जीवन में क्या सफल हुआ, ये देखना चाहता है। और जब सफलता मिलती है तो आपकी जितनी बुराइयां हैं सब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का, क्योंकि थंबनेल आपने देखा है, एक्सरसाइज नंबर 2, अम्ल, भस्म तथा लवण। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अम्ल किसे कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा भाई, अम्ल, अम्ल का मतलब होता है खट्टा। अम्ल क्या भाई, खट्टा। जितने अम्ल है वो सारे खट्टे हैं। आप जो भी खा रहे हैं ना, जैसे आप दही खा रहे हैं, आप आम खा रहे होंगे बचपन में, नींबू खा रहे हैं, ये सारे खट्टे पदार्थ हैं और यही खट्टा ही अम्ल है। इसका मतलब ये समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर कोई पूछे कि भाई अम्ल किसे कहते हैं, तो सीधा बता देंगे कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे कहते हैं अम्ल। लेकिन क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं मैंने भाई, अब इस तरह की परिभाषा दे देना हमारे लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम अब हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, उच्चतम क्लास में हैं, तो फिर इस तरह से परिभाषा कैसे दे सकते हैं। यानी अम्ल वह है, अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, या अम्ल वह है जो किसी धातु से अभिक्रिया करके उसे संक्षारित कर देता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये हमारे लिए परिभाषा है। एक ठीक है कि अम्ल क्या है भाई, तो अम्ल स्वाद में खट्टा है, ये ठीक बात है, ये आपने समझाने के लिए, समझने के लिए जरूरी है। लेकिन अम्ल की परिभाषा हम लोग क्या देंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी जल के साथ अभिक्रिया करके वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसे कहते हैं हम लोग अम्ल। चलते हैं, तो अम्ल समझ गए कि भाई क्या है। चलिए, तो अम्ल के बाद हम लोग देख रहे थे कि अम्ल क्या है, यानी एसिड क्या है। चलिए, अम्ल शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द है जिनका नाम होता है एसिडस। अम्ल क्या है भाई, एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है एसिडस, इसी से ये उत्पन्न हुआ है। और एसिडस का अर्थ क्या होता है भाई, तो खट्टा। एसिडस का अर्थ क्या होता है, खट्टा। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर उसे संक्षारित कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई अम्ल किसे कहते हैं, तो क्या बताना कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन खट्टा होता है और दूसरा वह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्लियर। तो अम्ल के आपने क्या क्या समझा, दो गुण यहां पर समझा। आगे चलेंगे, हम लोग क्या पढ़ते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण में है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब क्या भाई, अम्ल है। किसी को कोई दिक्कत। अब कहता है कि हाँ, कुछ अम्ल सामान्य अवस्था में धातु से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धीमे करते हैं, कुछ तेज करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे हैं ना कि जो सामान्य अवस्था में तो धातु से अभिक्रिया करता ही नहीं है,
कुछ ऐसे अम्ल होते हैं कि जो सामान्य अवस्था में ना धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया धीरे धीरे करता है। कुछ ऐसे हैं बिल्कुल तेज गति से करता है। जैसे देखिए, अगर आपके पास लोहा हो और लोहा को कमरे के ताप पर अगर किसी जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो जल से कोई अभिक्रिया जल्दी नहीं करती, वो एकदम बिल्कुल धीरे धीरे करती है। एसिटिक अम्ल लोहा से एकदम धीरे धीरे यानी बहुत धीमी धीमी अभिक्रिया करती है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर दें तो वह तेज अभिक्रिया करती है। यानी कहने का अर्थ है कि अम्लों में अलग अलग गुण पाया जाता है। नहीं, अम्लों में अलग अलग, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से गुण है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे पास अम्ल है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, लेकिन कोई ज्यादा करता है, कोई तेज धीमे करता है, कोई बिल्कुल ही नहीं करता है। क्लियर? तो हम पढ़ रहे थे कि अम्ल के गुण, सीधी सीधी कहानी समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे अम्ल किसे कहते हैं, यानी अम्ल के क्या क्या गुण हैं, तो आप बता सकते हैं अम्ल का नंबर 1 गुण, अम्ल का जलीय विलयन खट्टा होता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके उसे संक्षारित करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तीसरा, अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर लीजिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। किसी को डाउट? चलते हैं। अम्ल की उत्पत्ति किससे हुई? तो अम्ल के एक लैटिन शब्द है जिनका अर्थ होता है एसिडस, इसी से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है खट्टा। आशा और उम्मीद है आपको अम्ल समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब आगे चलेंगे, भस्म क्या है यानी वेश। भस्म एक संस्कृत शब्द है जिसके धातु रूप होते हैं भस्म, और भस्म का अर्थ होता है जलकर राख हो जाना या जलकर समाप्त हो जाना। इसी शब्द से उत्पन्न हुआ है भस्म। किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे कि भस्म का क्या अर्थ, तो आप कहेंगे जलकर राख हो जाना या समाप्त हो जाना उसी को कहते हैं हम लोग भस्म। ठीक है? यानी भस्म एक शब्द है जिनका सबसे पहले इस्तेमाल 1717 में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ यानी रसायन के व्यक्ति थे जो रसायनज्ञ कहलाते हैं, 1717 में सबसे पहले उन्होंने ही भस्म शब्द की उत्पत्ति की थी। यानी भस्म का नाम सबसे पहले किसने दिया? तो 1717 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ जिनका नाम है लुइस लेमेरी ने सबसे पहले इसका नाम दिया था। आपसे पूछागा नहीं, ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर बता दें कि अगर कहीं आ जाए तो आप बता सकते हैं कि भस्म का अर्थ होता है जलकर राख होना। और जिस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले जो रसायन हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें किसने किया था? लुइस लिमेरी ने 1717 में। क्लियर? अब चलते हैं भाई, आपसे कोई पूछे कि भस्म क्या है, तब भस्म वह है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। और जल में घुलकर या हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन विलयन बनाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग भस्म। कोई दिक्कत? फिर समझते हैं कि एक प्रकार का भस्म है यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है। अब इसके क्या क्या गुण हैं भाई मेरे? तो इसके पहले गुण कि इसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, तीखा। ठीक है? नंबर दूसरा, ये जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। तीसरा, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन विलयन बनाता है। ठीक है? तो ये थे हमारे भस्म के, यानी कि भस्म वह है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। कोई दिक्कत? तो भस्म समझ गए। हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल क्या है, भस्म क्या है। किसी को डाउट यहां तक? चलिए, भस्म के क्या क्या उदाहरण है? तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भस्म के उदाहरण है। ठीक है? आपको जहां भी अगर समझ में आएगा OH, समझिएगा क्या है, ये भस्म है। जहां पर सीधा अगर H समझ में आ जाएगा तो समझिएगा वो क्या है, अम्ल है। कोई दिक्कत? ऐसे आगे पहचानने वाले तरीके हैं, फिर देखेंगे आगे। चलिए, तो उदाहरण समझ गए। अब आगे हैं अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। भस्म के क्या हमारे आयनिक विवरण। कुछ अम्ल भस्म लवण अपने विद्युत चालन करते हैं। देखिए, कुछ तो है ऐसे अम्ल भस्म जो विद्युत का चालन करते हैं।
अगर वो विद्युत का चालन करते हैं तो उसको कहते हैं विद्युत अपघट्य, लेकिन जिससे विद्युत धारा का प्रवाह अगर नहीं होता है तो उसको कहते हैं विद्युत अनअपघट्य। क्या कहते हैं हम लोग? जैसे देखिए, कह रहा है कि अम्ल, भस्म, लवण अपने में विद्युत का चालन करते हैं, यानी कहने का अर्थ है उससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन सब से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो इसको कहेंगे हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ। लेकिन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको कहते हैं विद्युत अनअपघट्य। आपसे पूछेगा कि विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे, तो जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे आप लोग विद्युत सुचालक पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से विद्युत अपघट्य, विद्युत अनअपघट्य। वैसे अम्ल, वैसे भस्म या कोई भी लवण जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह अगर हो तो प्रवाह होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत अपघट्य। जिससे विद्युत धारा का प्रवाह अगर नहीं हो तो उसे कहेंगे विद्युत अनअपघट्य। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, अल्कोहल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ग्लूकोज के होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा रासायनिक बंधन अभिक्रिया वाले चैप्टर में, ठीक है। चलते हैं, अब आगे चलेंगे। अब आयनन क्या है समझिएगा। आयनन क्या है? तो जब किसी में विद्युत धारा का प्रवाह होगा यानी विद्युत अपघट्य होगा, तो अपघट्य को आयनों में विघटित होने की क्रिया को कहते हैं हम लोग आयनन। विद्युत अपघटन जब होगा तो वहां पर आयन उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं आयनन। कहेगा सर हम नहीं समझ रहे हैं थोड़ा सा, चलिए ना एक उदाहरण देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आप NaCl लीजिए, क्लियर। और जब इसको विद्युत धारा दीजिएगा ना, विद्युत धारा दीजिएगा, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए? 11 होती है। सोडियम की कितनी होती है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 281। ये सब क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। Cl क्लोरीन कितना भाई मेरे? 17, तो 287, क्लियर। और जब ये टूटता है ना तो इसका मतलब होता है कि इसमें Na+ और Cl क्या हो जाता है? माइनस, क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब जैसे इसको देगा, स्वाभाविक सी बात है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? खत्म हो गया, तो इस पर प्रोटीन चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ऋण इस पर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो ऋणायन धनायन, यही जो आप देख रहे हैं ना प्लस वाली और यही माइनस, यही है आयन। यही क्या हमारा? आयन। यानी कहने का अर्थ है कि जल द्वारा विद्युत अपघट्य को आयनों में विघटित होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई आयनन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि जल द्वारा जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होती है, अगर उसमें हम लोग विद्युत धारा देते हैं तो धारा देने के बाद उस पर ना एक चार्ज उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं हम लोग आयनन। कोई दिक्कत? चलिए, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? अभी तक मूल रूप से आपने 5 बातें पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा आपने कि अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, फिर आपने पढ़ा विद्युत अपघट्य, विद्युत अनअपघट्य और आयनन की क्रिया। अब आगे पढ़ेंगे आर्हेनियस द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा। चलिए, आप लोग पढ़ रहे थे, अभी पढ़ा रहे थे हम लोग विद्युत अपघट्य की बात, ठीक है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है नहीं होता है इसके बारे में। चलिए एक प्रयोग करके आपको दिखाते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है। जैसे देखिए, आप एक जलीय विलयन लीजिए, ठीक है, जलीय विलयन प्रयोग द्वारा दर्शाना है हमें कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक यहाँ बैटरी ले लीजिए। अब जो बैटरी देखे होंगे घर में जो सूखा सेल होती है ना, HW वाली बैटरी, उसमें 2 खुट्टी लगल रहता है, देखे ना ऐसे। चलिए हो गया। अब एक तार इसको ऐसे जोड़ दीजिए, चलिए एक तार ऐसे जोड़ दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, एक बल्ब लगा दीजिए, क्लियर। अब देखिए इस विलयन में, अभी विलयन हमने दिया ऐसा विलयन जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो बल्ब जलती है। यहाँ इसको हमने नीचे डाल दिया इलेक्ट्रोड को, क्लियर। तो इसका मतलब है कि यहां से करंट ऐसे गया है और ये दोनों हमने जोड़ा नहीं है, लेकिन ये विलयन क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में ई विलयन क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य। क्या कहलाएगा? अपघट्य। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो,
या HCl का हो, कोई भी हो। अब चलिए, अगर इसमें कुछ ऐसा विलयन रख दे, जैसे हम ग्लूकोज का विलयन रख दें, ग्लूकोज का विलयन, तो क्या विद्युत धारा का बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। चलिए, ये तो हमने किताब की भाषा, अब तक हम अपनी देहाती परिभाषा में समझाते हैं। क्या हुआ कि एक पोर्सिलेन का बर्तन लिए, पोर्सिलेन समझ रहे हैं ना? अरे चीनी मिट्टी वाला बर्तन, कटोरा, क्लियर? उसमें हम आसुत जल लिए, शुद्ध जल, शुद्ध जल जिसको उदासीन विलयन कहते हैं। एक तरफ से जैसे एक कटोरा हमने लिया ऐसे, समझिएगा, एक कटोरा लिया, इसमें हमने क्या लिया? शुद्ध जल लिया, कोई दिक्कत? एक तरफ से हमने इधर से उसमें डाल दिया, क्या डाल दिया हमने? एक विद्युत का तार डाल दिया, विद्युत एकदम करंट वाली, ठीक है? और इधर से एक उंगली हमने डाला। अब देखते हैं क्या कि हम विद्युत धारा करंट लगता है भाई? तो कोई झटका महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो आसुत जल है ना, शुद्ध जल, या ग्लूकोज का ही या अल्कोहल, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत हमें नहीं हो रहा था। बिल्कुल आराम से हम उंगली डाले हुए हैं, इधर से करंट डाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे ही साथी में एक खचरा साथी है, वो नींबू का रस रख ले था, चुपके से तन का 2 बूंद में टपका दिया नींबू का रस। अब क्या हुआ? झटका लगा, जोरों का झटका लगा भाई। तो झटका लगने का मतलब क्या भाई? कि जो अम्ल है ना, वो विद्युत का चालन करती है, अम्ल है वो विद्युत का चालन तो आपने समझा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात हमने किया, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की बात हमने किया, ये विद्युत का चालन करती है, तो विद्युत अपघट्य है। और जैसे हमने ग्लूकोज और अल्कोहल की बात हमने किया, जिसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, विद्युत अनअपघट्य है। किसी को डाउट? चलेंगे आगे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग आर्हेनियस द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा। देखिए बड़ा सिंपल तरीका है, उन्होंने सिंपल तरीके से ही समझाया है, और परीक्षा में पूछता है आर्हेनियस के अम्ल के सिद्धांत लिखे, आर्हेनियस के भस्म के सिद्धांत लिखे, बस इतनी बात वो आपसे पूछता है। सिद्धांत का मतलब उन्होंने जो कहा है वो लिखिए, उन्होंने जो बताया आपको वो लिखिए। तो क्या बताया? तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, दैट्स ऑल। अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि अम्ल क्या है भाई? स्वाद में खट्टा है, धातु के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन इसी चीज को हमारे आर्हेनियस साहब ने क्या कह दिया? कह दिया कि अम्ल वह है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे उदाहरण की तरफ HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब ये जल में घुलता है यानी H2O में घुलता है, तो घुलने के बाद ना हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है? इसी तरह से एक नाइट्रिक अम्ल है, जब इसको हम लोग जल में यानी H2O में घुलाते हैं, तो घुलाने के बाद मुझे क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। बस इतनी ही बात उन्होंने कहा था। अब परीक्षा में यही पूछेगा, आराम से लिख देना। क्या लिखेगा? पूछेगा परीक्षा में सबसे पहले कि आर्हेनियस के अम्ल के सिद्धांत लिखिए, तो आप लिखेंगे अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे HCl, तीर ऊपर में लिख देना H2O, H प्लस प्लस Cl माइनस, बात खत्म। कोई डाउट? चलिए, तो अम्ल की परिभाषा। अब देखो यहां पर इन्होंने ये बात बताई, जब क्लास 11th में चलोगे, जब वहां साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आर्हेनियस के अलावे लुईस के सिद्धांत मिलेंगे आपको। लुईस के सिद्धांत, कि लुईस साहब ने क्या कहा, अभी नहीं बताएंगे, क्लास 11th में बताएंगे। सब अभी बता देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलते हैं आगे। अब उन्होंने कहा कि भाई भस्म किसे कहते हैं, भस्म का सिद्धांत क्या था? तो उन्होंने कहा कि भस्म वह है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड देते हैं, सॉरी, ये हाइड्रा ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड, यानी OH माइनस। वहां H प्लस है, यहाँ OH माइनस है। तब भस्म का परिभाषा समझ गए? किनके हिसाब से? आर्हेनियस साहब के हिसाब से, कि भस्म वह है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, जैसे NaOH एक प्रकार का क्या है? भस्म है। अब ये जल में घुला, H2O में घुला, तो घुलने के बाद मुझे क्या दिया? Na प्लस और OH माइनस, ये क्या है? हाइड्रा ऑक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड है, जल में घुला तब पोटेशियम धनायन और OH हाइड्रा ऑक्साइड ऋणायन। इसी बात को उन्होंने क्या लिखा?
क्या लिखा? भस्म का सिद्धांत। कोई दिक्कत? तो अम्ल समझ गए, भस्म समझ गए। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि क्षार किसे कहते हैं। अरे देखो, भस्म को ही क्षार कहते हैं, भस्म को ही क्या कहते हैं? क्षार। यानी कि जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। अगर मान लीजिए जैसे NaOH आपके पास है लेकिन सुखल है, सुखल सुखल, तो ये हो गया भस्म। एकरे में पनिया फेंट दिए तब पानी में घुल गया, तो इहो का नाम हो गया अब क्षार। कोई दिक्कत? देखो कितना तरीका अच्छा है। क्या कहा कि सुखल सुखल वाला को क्या कहे? भस्म। आ जल में घुल गया तो क्या कहलाया? यानी कि जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। आपसे पूछेगा भाई कि क्षार किसे कहते हैं, तो जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। और उसको देखो हमने हेड एकदम ललका वाला रंग से रंग दिया है, यानी टॉप टॉप अक्षर का दिखाई पड़े, यानी हेड लाइटेड है। मैंने पूछने वाली चीजें हैं, परीक्षा में पूछता है कि क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे चलेंगे, अम्ल और भस्म के गुण। देखिए अम्ल के क्या क्या गुण है भाई, और भस्म के क्या क्या गुण है, यही चीज को हम इसमें क्लियर करेंगे पूरा। अब देखिए आपसे पूछेगा अम्ल और भस्म के क्या क्या गुण है, तो लिखना अम्ल के गुण निम्न है या भस्म के गुण निम्न है। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होता है? और जो भस्म है स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। क्लियर? अब आपके सामने में बहुत तरह के खट्टे पदार्थ होंगे, तरह तरह के खट्टे चीज हैं, और सबके स्वाद भी अलग अलग हैं। कभी गौर किया है? चलिए जैसे हम आरती को ले लेते हैं। आरती थोड़ा सा इधर आना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अरे उठिए ना, चलिए आ जाइए, थोड़ा सा उठ के आइए ना। अरे उठिए तो सही, इधर आइए। चलिए देखिए ये हमारी आरती है, इसका पट्टी से हम थोड़ा आंख बांध दिए, इसे मत खड़ी रहना, इसे बांध दिए, सीधा करो मुड़ी। अब अब देखिए इसको हमने क्या कहा कि अब जीवा निकालो, जीवा निकाली, ठीक है। अब इस पर हमने थोड़ा सा दही टपकाया इसके जीवा पर, और हमने पूछा कि कैसा स्वाद है भाई बताइए। ये बोल दी कि भाई खट्टा है। कौन सी डाले हैं? ये कही दही भाई डाले हैं। इसका मतलब कि इसका दही का अलग स्वाद होता है ना जी। खट्टा तो है लेकिन दही का अलग खट्टा है। फिर हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, अब इसको हम कहे नहीं, चुपचाप हमने क्या किया कि एक नींबू का रस लेकर इसके जीवा पर टपका दिए। बोले अब बताओ था, तो सर जी तो नींबू है, नींबू का स्वाद है, क्या है कि नहीं। इसी तरह से अलग अलग चीजों का अलग अलग स्वाद होता है। नहीं, सेब का खट्टा आपको अलग लगेगा, आम अगर कच्चा हो तो उसका स्वाद अलग लगेगा। नहीं, सबका अलग अलग है, आंख बंद करके आप पहचान सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि अलग अलग पदार्थों में अलग अलग खट्टापन देखने को मिलता है। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? सिट्रिक अम्ल। परीक्षा में पूछेगा सेब या संतरा, सॉरी संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। इमली में कौन? टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन? एसिटिक अम्ल। दही में, टमाटर में, इसी तरह से विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की गोली में कौन सा अम्ल? विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल। अमाशय में यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक। चाय में कौन? और लाल चीटी में कौन? जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक लाल चीटी वाला भी पूछता है। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। परीक्षा में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। परीक्षा में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ दे कि ए भाई बताओ हमरे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या बताएंगे हम लोग? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? अगर आपसे पूछ दे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या लाल चीटी में कौन सा? याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल का नाम है मेथेनोइक अम्ल। कभी कभी दे देता है फॉर्मिक अम्ल के बदले मेथेनोइक अम्ल, तो कभी कभी बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि ई क्या कह दिया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? कोई दिक्कत? चलिए समझ गए। विटामिन सी में कौन? एस्कॉर्बिक। अमाशय के रस में कौन? दही में कौन?
लैक्टिक अम्ल। चलिए तो इतना याद रखिएगा, एग्जाम में बराबर पूछता है, तो यहां से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। कोई दिक्कत? तो आप समझ गए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई? खट्टा होता है। किसी को दिक्कत? भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। भस्म के बारे में नहीं पूछता है कि कौन सा भस्म किसमें पाया जाता है, लेकिन अम्ल में पूछता है। अब बताते हैं। अब चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, सिरका का उपयोग अचार के परिरक्षण में किया जाता है। ये देखिए हेडलाइटर है, इसका मतलब है कि हम लोग अचार को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई? सिरका का। इसमें 6 से 8% क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल कितना रहता है? वो 6 से 8%। याद रहेगा इतना? चलिए तो इतना समझ गए आप लोग कि अचार के परिरक्षण यानी कि उसको सुरक्षित रखने में किस अम्ल का उपयोग? तो सिरका का। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कितना रहता है वो? 6 से 8%। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो समझ गए, ये अम्ल और भस्म तीव्रनाशक और विषैले होते हैं। अम्ल और भस्म तीव्रनाशक और विषैले होते हैं। दूसरा गुण याद रखें, पहला तो समझ गए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है अम्ल क्या होते हैं? तीव्रनाशक और विषैले होते हैं। अब कहेगा सर हम नहीं समझे। कभी आप लोगों को कोई चींटी उटी काटी है, डंक मारी है, बिरहनी उरनी काटी है? हाँ, हमको तो बचपन में बहुत काटता था। हम अभी भी बहुत मीठा खाते हैं। मीठा खाने में तो हमको बहुत अभी भी अच्छा लगता है। अब खांसी तो इसीलिए बहुत ज्यादा होता है हमको भाई, दम नहीं धरा जाता है, फिर भी हम खा इधर उधर देखो चाप देते हैं सीधा मीठा को। चलिए आई किताब की ओर। बचपन में हमारे पास किराना दुकान हुआ करती थी। बोरा होता था ना, बोरा, उसमें मिठा रखा रहता था, चीनी रखा रहता था, और उसी में हाथ घुसा देते थे खाने के चक्कर में। और उसमें जैसे ही ढेला लिए, बिरनी रक्षा करती रहती थी, एगो इधर डस ली। बच्चा की बात बता रहे हैं, हम बचपन से ही तो थोड़ा सा मोटे डांटे थे, और मम्मी हमारी ना कम से कम 4-5 गो जो है झुनझुना पहने ले थी। गोल मटोल हम बच्चा से थे तो बड़ा देखने में अच्छा लगते थे, और झुनझुना 5 गो से कम नहीं। हमारा भाई हमको याद है, 3-4 गो ना मरता है नहीं अपने लोगों के यहाँ, तो पैसा होता है वो 4-5 गो छेद करके पैसा वो। हाँ हाँ ज्यादा। और वो क्या होता है ना, वो अपने यहाँ नियम है कि जो साहनी होता है उसके जाल वाला जो होता है पत्थर, वो लोहा जो है वो पहले लेती। मैंने हमारे डकडोर में इतना जरूर रहता था। जब बिरनी काटता था तो हम लोग जब दौड़ते थे तो झनर झनर बजते जाता था, दूर तक जाते थे, फिर दूर दौड़ के आते थे। यानी कहने का अर्थ है, हमको तो तब नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब समझ में आया कि जब वो काटती थी ना, तो काटने के बाद हमारे बॉडी में एक अम्ल छोड़ देती थी, उसका नाम था फॉर्मिक अम्ल। क्लियर? तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती थी, जिसके कारण दर्द होता था। कोई दिक्कत? अब क्या होता है कि उस समय हमारी मम्मी क्या करती थी, बगल में कोई ओल आर का पेड़ होता था, उसके डांट को तोड़ के उसको रगड़ देती थी। अब उस समय भी हमको ये सब समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आया कि जब वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती थी, कौन? बिरनी या चीटी, तो अब उसमें हम क्या किए, उसमें लगा दिए कौन? ओल का टूसी। अब उसमें क्या पाया जाता होगा? तो एक प्रकार का भस्म। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लिया, तो इसको क्या बना दिया? उदासीन बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा चलते हैं। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब हम अधिक से अधिक खा लेते हैं, तो खाने के बाद हमारे पेट में जो HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब जैसे बढ़ती है ना, तो बढ़ने के बाद हमारे पेट में एक दर्द उत्पन्न होता है, यानी अम्ल के कारण पेट में दर्द होता है। अब आप क्या करते हैं? तुरंत जाते हैं, एक दवा लेते हैं जिनका नाम है एंटासिड। क्या है वो? एंटासिड। एक प्रकार का वो भस्म होता है। जब 2 ढक्कन ऊपर से डालते हैं, अब अंदर गया, अंदर में पहले से कौन सा था भाई? HCl था। आप क्या डाले उसमें? भस्म डाले हैं। तब भस्म डालिएगा तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लिया, क्या बनाया? लवण और जल। यानी ना तो वहां पर अम्ल का गुण रहा, ना भस्म का गुण रहा। यानी अम्ल और भस्म दोनों क्या है भाई? एक प्रकार के तीव्रनाशक है। अम्ल और भस्म क्या है? अगर आपकी शरीर में अम्ल अगर बढ़ जाए तो भी खतरनाक है, भस्म बढ़ जाए तो भी खतरनाक है। जैसे और आपने उदाहरण पीछे देखा,
जैसे आपने पीछे भी देखा था कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में क्या जमा हो जाती है, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होती है, दर्द होती है। यानी अम्ल हमारे लिए क्या है, तीव्रनाशक और विषैले हैं। कई उदाहरण हमने आपको दिया कि अम्ल और भस्म क्या है, एक प्रकार का तीव्रनाशक और विषैले हैं। तो हमने अभी तक दो गुण देखा, क्या क्या देखा भाई? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अलग अलग अम्लों के अलग अलग स्वाद हैं। फिर हमने देखा अम्ल तीव्रनाशक और विषैले होते हैं। अब चलते हैं तीसरा, अम्ल तथा भस्म का उपयोग एक रंजक के रूप में किया जाता है। भाई रंजक का मतलब होता है सूचक। क्या भाई? एक प्रकार के सूचक हैं। किसी पदार्थ को वो बता सकता है कि भाई अम्ल क्या है, सॉरी अम्ल किसे कहेंगे और भस्म किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक लिटमस पत्र है आपके पास, एक क्या है, लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र की एक खासियत होती है कि अगर आप उस पर अम्ल डालेंगे तो नीला लिटमस पत्र अगर होगा तो वो लाल हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमने नीला लिटमस पत्र लिया, एक लिटमस पत्र है इसे, इसका रंग कैसा भाई अभी आपको दिखाई पड़ रही होगी, लाल दिखाई पड़ रही है, सॉरी नीला दिखाई पड़ रही है। अब इस पर हमने क्या किया, थोड़ा सा जैसे ही ऊपर से हमने अम्ल डाला तो डालने के बाद इसका रंग धीरे धीरे कैसा हो गया, लाल हो गया। समझ में आई बातें? तो ये जो आप देख रहे हैं लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है, एक प्रकार का क्या है, सूचक है। इसी तरह से और है फिलैथोफैलिन, एक प्रकार का सूचक है जो बतलाता है कि यह विलयन क्या है, अम्ल है या भस्म है। इसी तरह से हमारे घर में हल्दी पाउडर आपने देखा होगा, क्लियर है? घर में आपने चुकंदर देखा होगा, नहीं चुकंदर, ये भी क्या है, एक प्रकार का सूचक है। अब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दो घरेलू यानी घर में प्रयोग की जाने वाले, किचन में प्रयोग की जाने वाली दो सूचक के नाम बताइए। तो सूचक का मतलब समझ जाना कि वो अम्ल का गुण बतलाने वाला होगा और भस्म का गुण बतलाने वाला होगा कि भाई अम्ल किसे कहते हैं और भस्म किसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे घरेलू वाला कहेगा तो एगो हल्दी पाउडर और एगो चुकंदर। ठीक है ना? अब प्रयोगशाला में होगी आपको लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज या फिलैथोफैलिन इत्यादि क्या है, सूचक हैं जो बतलाते हैं कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। किसी को दिक्कत? अब यहां से एक और क्वेश्चन आपको पूछता है, क्या पूछेगा कि चलिए भाई अभी होली का समय है, परसों तरसों होली है, आप लोगों को हमारी तरफ से होली का एडवांस क्या है, होली बधाई। चलिए हैप्पी होली। चलिए अब चलते हैं कि देखिए घर में एक अलमारी है, अलमारी, क्लियर? अब वहां पर 3 बोतल हमने रखा है, शराब की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग होली में शराब पर ध्यान दे दिए, शराब की नहीं, 3 बोतल है जिसमें एक पर अम्ल है, एक पर भस्म और एक पर, यानी एक अम्ल का है, एक भस्म का है, एक उदासीन विलयन है। क्लियर? तीनों लाइन से रखा हुआ है, एक रंग का बोतल, उस पर कोई कागज उगज चिपका हुआ नहीं है, लेकिन एक अम्ल, एक भस्म और एक उदासीन विलयन का है, बोतल रखी हुई है। अब मान लीजिए हमने एक बच्चे को कहा कि भाई आप जाइए और उसमें से अम्ल वाले को ले आइए, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब वो कैसे पहचानेगा कि कौन अम्ल है कौन भस्म है ना? तो अब उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पी के देखेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जो बहुत ही तीव्र होते हैं, तीव्र, जैसे आप ले लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? अब अगर वो आपके पास अगर होगा तो समझिए आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अगर जैसे जिह्वा पर डालिएगा ना तो जिह्वा में छेद कर देगी, इतनी ज्वलनशील होती है वो। ठीक है, तो अब चेक करने के चक्कर में जीविका को जला ले क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे। तो उसका प्रयोग करने का एक तरीका है, क्या करना, वहां पर लिटमस पत्र होगा या कोई भी घरेलू आप ले लीजिए सूचक, ठीक है, और उस पर 2 बूंद 3 बूंद डाल दीजिए बोतल से। जैसे डालिएगा तो अगर अम्ल होगा वो, तो वो नीला चीज क्या बन जाएगा, लाल। यानी अम्ल में, अम्ल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला को क्या बना देता है, लाल बना देता है। तो सीधी सी बात है कि अगर अम्ल है तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि कौन बोतल है भाई, अम्ल का। क्लियर? अगर अब आपके दिमाग में एक और आता होगा आगे, सर लाल रहेगा, लाल रहेगा,
हंसना नहीं है। अब लाल रहेगा तो क्या होगा भाई, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। लाल रहेगा लिटमस पत्र, अम्ल से अगर 2 बूंद डाल देंगे तो कोनो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन वैसे पूछता है, ऐसे ही पूछेगा आपसे कि आपको 3 बोतल दी गई है, बिना स्वाद लिए कैसे पहचानेंगे कौन सा अम्ल है कौन सा भस्म है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम वहां पर लिटमस पत्र लेंगे, लिटमस पत्र पर वहां पर 2-2 बूंद डालेंगे। अगर नीला लाल हो जाए समझ जाएंगे कि वो अम्ल है, लाल वाला अगर नीला हो जाए तो समझ जाएंगे कि भस्म है। अगर हमने दोनों पर 2-2 बूंद डाला और कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो समझ जाएंगे ये उदासीन विलयन है। तो पहचानने का तरीका समझ गया ना, परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन, वो भी हम डाउट क्लियर करते जा रहे हैं। अब आगे चलेंगे। हाँ बोलिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि लिटमस पत्र होगा ही नहीं, उजला होगा ही नहीं, लाल होगा या नीला होगा, बस 2 बात खत्म है। या तो 2 ही होते हैं, एक लाल होते हैं नीला होते हैं, फिर उजला होता ही नहीं है, तो फिर रहेगा कैसे। चलिए आगे चलेंगे मेरे भाई। अम्ल भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया, देखिए अम्ल या भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया, अभी अभी पीछे भी हम लोग पढ़े थे कि भाई धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन देती है। क्या देती है, हाइड्रोजन गैस। अब भस्म अभिक्रिया कर लिया तो हाइड्रोक्साइड देगी। जैसे देखिए अम्ल और भस्म धातु से अभिक्रिया, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि भस्म क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, आपके पास एक Fe है, लोहा है, और आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा दिया, कोई दिक्कत। अब जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा FeCl2, फेरस क्लोराइड बनेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी मेरे भाई, उत्पन्न हो जाएगी। कोई दिक्कत, किसी को डाउट। अब कहेगा सर अगर लोहा आपके पास है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हमारा अम्ल है या भस्म है, भस्म है। हमने कहा OH रहेगा तो क्या रहेगा, H रहेगा तो क्या रहेगा, अम्ल। तो अब क्रिया करेगा तो बनाएगा FeK यानी फेरस पोटेशियम, अब प्लस क्या बनेगा, OH। क्लियर, किसी को दिक्कत समझ में आई। चलता हम लोग पढ़ रहे थे कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करती है, तो अम्ल करेगी तो हाइड्रोजन गैस, भस्म करेगी तो हाइड्रोक्साइड। चलिए जैसे देखिए सबसे अधिक क्रियाशील याद रखेंगे पोटेशियम होती है। अब आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए सबको हमने जो पूछने वाला है ना ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके, तो उसको हमने सब जगह एकदम रेड रेड कर दिए हैं, खतरनाक चीज है ये, ठीक है ना, खतरा की घंटी है। पूछता है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है भाई, पोटेशियम, उसके बाद उससे कम, और सबसे कम कौन, कोई दिक्कत। अब यहां से 1-2 क्वेश्चन और आते हैं, क्या आते हैं कि पोटेशियम और सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में क्यों रखते हैं, जबकि फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं, ऐसा क्यों। ऐसे फास्फोरस के कई रूप होते हैं, लेकिन जो सफेद फास्फोरस है ना उसको हम लोग जल में स्टॉक करते हैं, भंडारण उसको कहां रखते हैं, स्टॉक जल में। क्यों, जानते हैं कि फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है कि कमरे के ताप पर जलता है। फास्फोरस हाथ पर रख दीजिए, कमरे के ताप पर ही थोड़ी समय के बाद वो जलना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्लियर, तो फास्फोरस को हम लोग कहां रखते हैं, क्योंकि वह कमरे के ताप पर जलती है, तापमान उसको ना मिले इसलिए उसको कहां रखते हैं हम लोग, पानी में रखते हैं, जल में स्टॉक करते हैं। कोई दिक्कत। चलिए एगो बात बताते हैं, एक जगह हम बैठे हुए थे, एक जादूगर आया, और जादूगर क्या किया, एक खोपड़ी निकाला, एकदम मसान, उसको क्या कहते हैं, उसको सिर का खोपड़ी था वो हड्डी, ये कहा कि तेलिया मसान का है भाई। यानी कहने का अर्थ है कि देखिए हम लोग तो अभी जिंदा हैं तो आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, नहीं मरने के बाद भी हम काम आने वाले हैं, ठीक है। यानी हमारी हड्डी जो है काम आती है, याद रखिएगा, सही बता रहे हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं कि कुमकुम के दिमाग में वो उथल पुथल होने लगा कि सर गर्दनें काट के ले जाएंगे, आराम से रखेंगे वहां, नहीं ऐसा मत कर देना। चलिए आई किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि वो कहा कि भाई तेलिया मसान की खोपड़ी है, इसमें जादू होगा, जादू। वो क्या किया, एक थैला रखे हुआ था, थैला में से कुछ ऐसा चीज निकाला, ठीक है, और उस मसान के ऊपर यानी खोपड़ी के ऊपर ना लगा दिया, लगा दिया, और लगाने के बाद थोड़ा देर वो अपना एक्टिंग किया,
एक्टिंग करने के बाद अपने मुख में कुछ रखे हुआ था, जिसके कारण उसका मुख के जो पिक होता है यानी थूक, वो पूरा लाल हो चुका था। उस पर थोड़ा सा ऐसे डाला खोपड़ी पर कि पूरा धधक गया। सारे लोग देखे, अरे वाह, वास्तव में जादू है। भाई हमने सर्च किया कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो समझ में हमें आया कि उसके भीतर वो एक ऐसा पदार्थ रखे हुआ था, उसका नाम था सोडियम। क्या रखे हुआ था? सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जो नमी पाते ही जल उठती है, नमी पाते ही जल उठती है। अब वो क्या क्या होगा सो देखिए। वो डब्बा, जो बैग था ना, थैला उसका, उसके भीतर एक डब्बा होगा, डब्बा में किरोसिन तेल होगा, और किरोसिन तेल के भीतर सोडियम रख लिया होगा, रख दिया, या पोटेशियम रख लिया होगा। अब वो क्या किया, पहले तो निकाला उंगली से, अब मसान पर लगा दिया, लगा दिया, तो सोडियम कहां लग गया? अब खोपड़ी पर। अब गौर किए होंगे आप लोग, किरोसिन तेल थोड़ी समय बाद ऑटोमेटिक क्या होती है, हवा में सूख जाती है, सूख गई। अब क्या बच गया उसके ऊपर में? केवल सोडियम बच गई। वो जानता है कि कितने समय के बाद इस पर पानी डालने के बाद ये जलेगी, उसको इतना समय का अनुभव है, वो उतना तक जादू करेगा, बोलेगा कुछ कुछ। जब उसका एक्टिंग पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, अब उस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया, यानी थूक डाला, धधक गया, वाह, आग लग गई भाई। ये क्या था? यानी कहने का अर्थ है, आपको हम जादू नहीं सिखा रहे थे, सिखा रहे थे कि सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है, और ये नमी पाते ही जलती है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। कोई डाउट? तो आप क्या पढ़ रहे थे कि आपसे पूछेगा परीक्षा में कि सोडियम या पोटेशियम को हम लोग किरोसिन तेल में यानी तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि ये नमी पाते ही जलती है, तो जलने से बचने के लिए इसको कहां रखते हैं हम लोग? कहां रखते हैं? तेल में, किरोसिन तेल में। अब फास्फोरस कमरे के ताप पर जलता है, तो उसको तापमान ज्यादा ना मिले, इसलिए उसको जल में रखते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे ज्यादा क्रियाशील और सबसे, चलिए, तो अभी तक आप देख रहे थे, क्या देखा आपने? कि आपने देखा कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कहां रखते हैं? किरोसिन तेल में। और फास्फोरस को कहां रखते हैं? जल में रखते हैं। और अभी क्या पढ़ रहे थे आप कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, यही ना पढ़े थे भाई? अब बात सही है कि नहीं है, तो एकरा जांचो हो जाना चाहिए, तबे ना हमरा क्लियर हो जाएगा मन का शंका, क्या है कि नहीं? अब एक विद्यार्थी हमारी आरती कह रहे कि नहीं सर, इसको क्लियर कर दीजिए जांच करके, तब हम समझेंगे, पुख्ता सबूत दीजिए हमको। चलिए, तब पुख्ता सबूत इसको देते हैं। देखो क्या करना, एकदम क्लियर है भाई। एगो कोनिकल फ्लास्क ले लेना। कोनिकल फ्लास्क का मतलब है एगो बर्तन ले लो ऐसन वाला, ठीक है? चलिए, बातें नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों को। चलिए, ले लिए। ये रबर, इसको लगाते, और कहते हैं इसको रबर, लगाते से पहले एकरे में हम डाल देते हैं कोनो एगो ZN डाल देते हैं। ZN का मतलब समझ रहे हैं ना? जस्ता, जस्ता, जिंक। हिंदी में कहिए जस्ता, अंग्रेजी में कहिए जिंक, बातें कह के होता है। क्लियर? और एक निकास नली ऐसे करके निकालिए, निकास नली ऐसे। क्लियर? ये निकास नली को आप ऐसे ले जाइए, प्रयोगशाला परीक्षा में पूछता है, याद रखेंगे। चलिए, ऐसे पाइप निकालिए, और यहां एक गैस घट रखिए ऐसे, यानी कि नाद उसको कह सकते हैं, इसमें जल भर दीजिए। भर दिया आपने? चलिए, ये ऐसे है, किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा, हो गया। यहां लगा दीजिए आप कीप। कीप समझ रहे हैं ना, जिसको आप टिप कहते हैं देहाती हिसाब में। हो गया। अब ऊपर से भर दीजिए इसमें H2SO4। अब ये क्या भाई? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नीचे आपने क्या डाला है? जस्ता। ऊपर में क्या डाला आपने? नली है, तो धीरे धीरे नली से आएगा अंदर में, तो H2SO। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्लियर कर लिए थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे जस्ता को मिलेगा, ये जस्ता छोड़ने वाला नहीं है, बनाएगा ZnSO4। क्या बनाएगा? ये हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, ये चल जाएगा सीधे हाइड्रोजन गैस, नली से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन गैस निकल गया। लेकिन आरती कही कि हमरा अभी संतुष्टि नहीं मिला सर जी, हाइड्रोजन गैस है, कहीं ऑक्सीजन होगा तब।
कहीं कार्बन डाइऑक्साइड होगा तब ये कैसे हम जानेंगे, बताइए। चलो बताते हैं। अब एगो क्या कर दो, मोमबत्ती ले लो। मोमबत्ती समझ रहा है ना, जो हम लोग दिवाली में जलाते हैं, कैंडल अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती को ले आए, जलती हुई मोमबत्ती को ले आए, ठीक है, ये जल रही है। अब जैसे इसके पास लाइएगा ना, इसकी आवाज में अंतर आ जाएगा। वो आवाज करेगा पुट पुट पुट। पहले तो जल रहा था, लेकिन जलने में इसकी थोड़ी सी प्रकाश की मात्रा भी बढ़ी है, जलने की मात्रा बढ़ी है, और साथ में आवाज भी होने लगा। इसका मतलब हमको समझ में आया कि अगर ऑक्सीजन होता तो आवाज नहीं करता, हाइड्रोजन में कौनो पदार्थ जलता है तो आवाज करता है पॉप ध्वनि के साथ। इसका मतलब ये पक्का सबूत हो गया कि हाइड्रोजनीय गैस है। अब क्लियर हुआ? हाँ, अब देखिए मन खुश हो गया, कितना मुस्कुरा रही है, देख लीजिए, बहुत अच्छी बातें हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ZnSO4 यानी कि बनाती है, और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। यानी यहां तक क्लियर हो गया प्रयोग से कि जस्ता जस्ता यानी धातु कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जिसको हमने प्रयोग से सिद्ध कर दिया। किसी को डाउट? चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नहीं है, आगे की बातें पढ़नी हमें। अब आगे चलेंगे। धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाती है भाई? देखिए, आप लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अभी तुरंत जानते होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन नाम आपको याद नहीं है भाई। अरे आप लोग सोडा खाए कि नहीं खाए, खाबर सोडा? हाँ देखिए, सब कह रहा, हाँ 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 कह रहा है एकदम पूरा से। हल्ला नहीं, बातें नहीं करने का है। तो देखिए, आप खाए होंगे ना, ये जो आप खाते हैं वही सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो खाबर सोडा है, यानी पाव रोटी में स्पंजी बनाता है, बॉडी को फुला फुला के लंबर कर देता है। देखे है ना, लिट्टी में इतनी देता है कि फुला कितने को कर देता है। अरे भाई ये कैसे हो गया, ये किसके कारण हुआ भाई? तो ओकर नाम है किताब के भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है सूत्र के हिसाब से, लेकिन हम लोग देहात की भाषा में इसको कहते हैं हो खाबर सोडा दो हो, है ना। आई जो कार्बोनेट पढ़ रहे हैं एक नाम है देहाती भाषा में धोबन सोडा। हमको अभी वो नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे वो सब, लेकिन फिलहाल समझिए कि अगर कोई भी, ध्यान देंगे, अगर कोई भी कार्बोनेट हो या कोई बाइकार्बोनेट हो, अगर आप अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? क्या बनेगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो। किसी को दिक्कत? चलिए, जैसे उदाहरण हमने दिया ZnCO3 एक प्रकार के कार्बोनेट है। कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया है तो बनाया है जिंक सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बोनेट एक है, जब अम्ल से अभिक्रिया कराया बनाया Na2 सोडियम सल्फेट, क्या बनाया? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। किसी को दिक्कत? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे अम्ल और भस्म के क्या क्या गुण हैं। तो पहला हमने बताया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा हमने बताया अम्ल तीव्रनाशक और विषैले होते हैं, तीसरा हमने बताया कि अम्ल एक सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, फिर चौथा हमने कहा कि अम्ल सूचक के प्रयोग नहीं किए, अम्ल एक प्रकार का सूचक होता है। फिर हमने चौथा बताया कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। और पांचवा बताया हमने कि अम्ल अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? ना तो अम्ल का गुण रहता है और ना ही भस्म का गुण रहता है। जैसे हमने पीछे कई उदाहरण आपको दिया था कि जब हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो एंटासिड क्यों पीते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अति अम्लता से हम पीड़ित होते हैं तो एंटासिड हम लोग क्यों पीते हैं? अरे भाई इसीलिए पीते हैं कि जब अम्ल होता है तब पेट में दर्द होती है, और दर्द होगी तो दर्द का दवाई तो साहू मेडिसिन पर मिलता ही है। वहां गए एगो डाइजिन लिए, डाइजिन एक प्रकार का एंटासिड है, वो एक प्रकार का क्षार यानी भस्म है, एक प्रकार का क्या है? भस्म है। अब उसको हम लोग दूध ढक्कन मार दिए तरातर, है कि नहीं, अंदर गया तो अम्ल और भस्म क्या कर लिया? अभिक्रिया। अब ना तो अम्ल का गुण है और नहीं, बिल्कुल राहत मिल गया। आज बहुत अच्छी बात है, दवा बहुत सर जी अच्छा रखते हैं भाई रे, तुरंत ठीक हो गया। हमको समझ में आई बातें? कोई दिक्कत?
तो आप समझ गए कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण और जल। इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लास चैप्टर नंबर 1 में आप लोग पढ़े होंगे पीछे वाली क्लास में, है कि नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हाँ देखो, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, ये परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखना। क्या पूछेगा, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे। अब धातु अधातु हमको नहीं समझ में आया भाई, आप लोगों को समझ में आया। अरे धातु मतलब लोहा, और लोहा में ओ जोड़ दिए तो क्या हुआ, लोहा ओ हुआ। देख लीजिए, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया भाई। भाई देखिए रजुआ बोला है, खतरनाक लड़का सब है भाई हमारे क्लास में, कह रहा है कि लोहा के। चलिए अब शांति शांति। देखिए इसने कह दिया कि भाई लोहा में ओ जोड़ दिए तो क्या हुआ, लोहा ओ हुआ। नहीं, इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे हम लोग, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो भाई धातु के ना, लोहा क्या होता है भाई, धातु है। तो अब इसका स्वाद कैसा होगा, यानी ये भास्मिक होगा। क्या होगा ये, जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड, ये क्या होगा, भास्मिक। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, भास्मिक। लेकिन पूछता तो ये है, ये नहीं है। पूछता सरवा कौन है, CO2। ई कौन है भाई रे, तो कार्बन तो अधातु है, कार्बन क्या है, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। पूछता ये है हमें, कोई दिक्कत, पूछता क्या है हमसे, पूछता क्या है, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय, भास्मिक, दोनों, कोई नहीं। क्या बोलेंगे, तो अब तो क्लियर हो गया ना कि पहले वाला को देख लेना कि वो धातु है या धातु। हम लोग पीछे क्लास 9th में सब क्लियर कर लिए हैं कि कौन कौन धातु। जेकरे अंतिम कक्षा में 1 2 3 धातु, जेकरे अंतिम में 4 5 6 7 अधातु ना पढ़ लिए थे। और ये सभी अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का ही चौथा चैप्टर है या पांचवा चैप्टर है, नहीं पांचवा चैप्टर है, ठीक है ना, जहां पर है धातु का वर्गीकरण। वहां जब हम लोग क्लियर करेंगे तो वहां हो जाएगा सब कौन धातु और कौन अधातु है। सही है, सही बता रहे हैं, है ना। पांचवा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण नहीं है, अरे यार कैसे नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया क्लियर ना। तो धातु के ऑक्साइड क्या होंगे भाई, भास्मिक। अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय। चलिए देखिए, हमने सबको रेड रेड कर रखा है, याद रखिएगा। आप जब भी हमारी वीडियो देखेंगे वहां पर जो रेड मिलेगा, समझ जाना कि परीक्षा के लिए बड़ा खतरनाक सर जी रख दिया है इसको, और इसको याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे। हम जो दे रहे हैं वहां बनेगा, याद रखिएगा। 100 का 100 गारंटी रहता है। अब ये जरूरी नहीं कि सब आएंगे, लेकिन इसी में से कोई आएंगे, एक गारंटी रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अम्ल, अम्ल और भस्म जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या है, अम्ल जल में डालने पर उष्मा उत्पन्न होती है। अभी हमने आपको एक बात बताया था अभी कि हमारी कुमकुम को बोले कि भाई जाओ देखो ताके पर रखल हुआ बोतले, ओकरे ले आओ, अम्ल वाला उठा के ले आना। तो वो जीवा पर कही कि डाल के चेक कर लेंगे क्या। अरे भैया अभी देख लो ना क्या कह रहा है यहाँ, कि अम्ल जल में डालने पर उष्मा उत्पन्न करती है। और उष्मा का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा एकदम गर्मी गर्मी जला देगी आपके जीवा को। क्योंकि आपके जीव में क्या है भाई, पनिया है, पानी जल, और वो अम्ल डालिएगा कि लहक जाएगा मुंह में, खतरनाक चीज होता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि अम्ल जो है ना एक प्रकार का क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करके उष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है, कभी कभी उष्मा उत्पन्न करती है। कोई दिक्कत, अगर आपको अगर डाउट होगा तो हम बनाते हैं टॉयलेट क्लीनर, हमारे यहाँ बनता है, बिजनेस है। आपने देखा होगा जब हम जल में ना जैसे ही HCl डालते हैं, वहां पर डालते हैं ना, पूरा एकदम लहकता है, जैसे पूरा उष्मा एकदम पूरा निकलता है, गंध निकलती है। आग नहीं लगता है, लेकिन वहां पर उष्मा उत्पन्न होती है काफी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अम्ल या भस्म जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या उत्पन्न करती है, उष्मा। चलिए तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े मेरे भाई। सबसे पहला हमने पढ़ा कि अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, विद्युत अनअपघट्य किसे कहते हैं, आयनन क्या है। फिर पढ़ा हमने
आर्हेनियस के अम्ल के सिद्धांत और आर्हेनियस के भस्म के सिद्धांत। फिर हमने पढ़ा अम्ल और भस्म के गुण, जिनमें हमने कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चन प्रयोग को सबको अच्छी तरह से दर्शाया है। आशा और उम्मीद है आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप देख रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या लिखा आपने, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। नेक्स्ट पार्ट का मतलब होता है अगला वीडियो जो है वो तुरंते आ रहा है, यानी कल ही आपको मिल जाएगा। तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। आगे का जो पार्ट होगा वो कल ही आ जाएगा। नेक्स्ट कमिंग सून माने जल्दी आ रहा है। चलिए, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। जिंदगी में खुशी रखिए ना, चेहरे में खुशी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, क्योंकि जीवन अनमोल है। आज जीवन में आनंद यहीं पर है, ऊपर में कुछ नहीं, यानी किसी ने ऊपर गया नहीं और नीचे किसी ने देखा नहीं। तो आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।